Hello student, this is lecture number 7 of solution chapter 12th class chemistry। इस चैप्टर में हम NCERT के टॉपिक नंबर 2.6.2 इसको इंक्लूड करेंगे, इसको स्टडी करेंगे एंड 2.6.3 इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे जो 6.2 टॉपिक है ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड 6.3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एनसीईआरटी का टॉपिक 6.2 है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जो लेक्चर नंबर 6 था इसमें हम पढ़ चुके थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है जो सिर्फ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करें। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये हम बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में ही सीखा था कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये बात तो थी टेम्परेचर के टर्म्स में। एक्चुअल में हम इसको जो डिफ़ाइन करेंगे वो इसको वेपर प्रेशर के टर्म्स में डिफ़ाइन करेंगे। हमको पता है जो लिक्विड गैस स्टेट में चेंज होता है जिसको हम वेपर कहते हैं। बॉइलिंग में लिक्विड किस स्टेट में चेंज होगा, गैस स्टेट में चेंज होगा। तो इस प्रोसेस को करने के लिए लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है और इस लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं बर्नर के थ्रू। तो जैसे जैसे हीट करेंगे इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो इसके लिक्विड के ऊपर तो वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयल होने का मतलब है लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस स्टेट में। तो इस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज एक लिक्विड है ए एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। एट टेम्परेचर T1 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इज़ P1 एंड P1 लेसर देन P0। तो क्या इस टेम्परेचर पर लिक्विड A बॉयल करेगा? आंसर होगा नो, नहीं करेगा। सेकंड केस, इफ टेम्परेचर इंक्रीज टू T2 प्रेशर बिकम्स P2 एंड P2 इज इक्वल टू P0। तो क्या इस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करेगा? आंसर होगा यस, इस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करेगा। दैट मीन्स अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? T2। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो लिक्विड था इस लिक्विड में हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और ये कैसा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और आपको पता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इस सॉल्यूट के लिए जो PV0 होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। मीन्स इस सॉल्यूट का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने पर सरफेस पर कुछ पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाएंगे जिससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, जैसा कि हमने राउल्ट लॉ में पढ़ा ही है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इस सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट मीन्स जैसे ही हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो T2 टेम्परेचर पर, हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, T2 टेम्परेचर पहले भी था, अभी भी T2 टेम्परेचर है, अब प्रेशर हो जाएगा P3 एंड P3 लेसर देन होगा P2 अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, एंड P2 किसके इक्वल है, P0। तो क्या अब इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉयल करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अब इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को T2 से इंक्रीज़ करके T3 करना होगा, एंड नाउ प्रेशर बिकम्स P2। ये वही प्रेशर हो जाएगा जो यहाँ P2 पर था, एंड P2 इज इक्वल टू क्या है, P0। अब इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉयल करेगा, दैट मीन्स T2 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड A या सॉल्वेंट, एंड T3 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमको पता चला, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा T3 माइनस T2, इसको कहेंगे डेल्टा T। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर एंड एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है। तो ये हमको पता ही है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ये जो ग्राफ है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। अगर हम ये प्रेशर है P0 1 atm, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm लेकर के चल रहे हैं तो उस कंडीशन में इस P0 के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, इसको सपोज करो, इसको इंडिकेट कर रहे हैं T0 से, तो T0 इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X। हम सपोज करो सॉल्वेंट X ले रहे हैं, एक सॉल्वेंट है X, राइट। अब इस सॉल्वेंट में हम एक सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा एज़ कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे ही हम एक सॉल्यूट ऐड करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर हर एक पॉइंट पर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो बनने वाला ग्राफ है वो इस ग्राफ के जस्ट नीचे आएगा। ग्राफ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस हर एक टेम्परेचर पर ये इस सॉल्वेंट वाले ग्राफ से नीचे की तरफ जाएगा। सपोज़ करो इसमें सॉल्यूट की अमाउंट हम 1 या कोई भी यूनिट हम इसमें ऐड करेंगे, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसको मैं लेबल कर रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1। अब हम एक और सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें सॉल्यूट के अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो सॉल्यूट के अमाउंट जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो ज़रा सोच के देखें, जो इसका वेपर प्रेशर वाला ग्राफ है वो सॉल्यूशन नंबर 1 के ग्राफ से नीचे होके जाएगा या इसके ऊपर होकर के जाएगा। इसका आंसर है इस ग्राफ के नीचे होके जाएगा, क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे जैसे सॉल्यूट के अमाउंट हम इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। तो ये सॉल्यूशन 2 है। अब देखो यार, जब P0 सॉल्वेंट के लिए के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो क्या है, T0 इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X। अगर हम T2 टेम्परेचर की बात करें तो क्या T2 टेम्परेचर पर सॉल्यूशन 1 बॉयल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस T0 टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर है P1 जो कि लेस देन है 1 atm से, तो इस पर बॉयल नहीं होगा। अब हमें क्या करना होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे एंड प्रेशर बिकम्स P0, जब P0 हो जाएगा
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर आएगा, सपोज करो ये T1 है, तो T1 टेम्परेचर पर सॉल्यूशन नंबर 1 बॉयल होने लगेगा। तो T1 क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन सेकंड था, क्या T1 टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉयल होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 1 atm के इक्वल नहीं है। तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा इस पॉइंट तक। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, सपोज करो ये है T2, तो T2 क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेकेंड। अगर हम रिलेशन की बात करें तो T0 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब बात करें डेल्टा टी की, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको कहेंगे डेल्टा टी। सॉल्यूशन 1 है तो ये डेल्टा टी हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज़ हो जाता है, इसको कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखो ये जो एम है वो मोलेलिटी है, मोलेरिटी नहीं। मोलेलिटी मतलब बाय मास। अगर इसको हम बाय ग्राफ भी प्रूव करना चाहें तो ये पॉसिबल है। ज़रा देखें किस तरह से प्रूफ हो सकता है ये। इसको मैं लेबल कर रहा हूँ A, B, C, D, E, इस टाइप से। अगर हम इन ग्राफ को ऑब्ज़र्व करें तो ये दिखने में तो कर्व हैं, बट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ये जो कर्व हैं ये ऑलमोस्ट लीनियर लाइन होती हैं। ऑलमोस्ट कैसी होंगी, लीनियर लाइन होंगी। अगर इनको हम ट्राइंगल के फॉर्म में ड्रॉ करें, सपोज करो एग्जैक्ट लीनियर लाइन ही ले रहे हैं, तो क्या ये कुछ इस टाइप के ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, ABCD एंड E। ये ABC ये वाले जो सब पॉइंट हैं इस टाइप से ट्राइंगल शो कर सकते हैं। और BD लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होगी EC इस लाइन के। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें 10th क्लास में हमने थियर्स थ्योरम पढ़ी थी। थियर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर सिमिलरिटी वाली थ्योरम इसमें लगाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा। तो अभी हम इसमें अगर लगाएं AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन AC, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा। सपोज E पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उसको P2 से इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखें ग्राफ से अगर हम AD की वैल्यू को कैलकुलेट करें, ये है AD P0 माइनस P1 ऐसा लिख सकते हैं, तो P0 माइनस P1। अब देखें AE यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, अगर हम यहाँ से इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दें, दैट मीन्स P0 माइनस P2 ये इसके इक्वल होगा। अब बात करते हैं AB की। AB होगा T1 माइनस T0, ऐसे ही AC होगा T2 माइनस T0। तो ये इस टाइप के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हम देखें अगर हम सपोज करो P0 माइनस P1 है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखें डेल्टा P1, इसको लिखें डेल्टा P2, ये हो गया डेल्टा T1 और ये होगा डेल्टा T2। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा लग रहा है कि डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, या इसका हम ऐसा भी कह सकते हैं रिवर्स, डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। इसको रिलेशन नंबर 1 से इंडिकेट हम कर दें, ऐसा हम कह सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जब हमने RLVP को पढ़ा था उसमें देखा था डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB डिवाइडेड बाय MB एंड WA
डिवाइड होल डिवाइड बाय डब्ल्यू ए, एंड ये जो नीचे जाएगा एम बी एम ए वो ऊपर जाएगा एम ए। यहाँ जो ए है वो सॉल्वेंट के लिए है, बी सॉल्यूट के लिए है। अगर हम इसको देखें, ये क्या है, सॉल्वेंट का मोलर मास जो कि कांस्टेंट रहेगा। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए एम ए तो कांस्टेंट रहेगा, वाटर के लिए एम ए क्या है 80, कभी चेंज नहीं होने वाला। ये चेंज हो सकता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। हम इनको अलग अलग टेम्परेचर, इनके अलग अलग अमाउंट को पर अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक्सप्रेशन जो है मोलिलिटी का एक्सप्रेशन है, यानी कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ, मोलिलिटी। यही हमने ऊपर कहा था। जो डेल्टा टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलिलिटी के। ये अब हम रिलेशन नंबर 1 और 2 उसको कंपेयर करें। डेल्टा टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी के, एंड डेल्टा पी किस पर डिपेंड करेगा, मोलिलिटी पर। तो ऐसा कह सकते हैं डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही हमने एक्सपेरिमेंटली ऊपर भी कहा था कि एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये प्रूफ होता है कि डेल्टा टी एम पर डिपेंड करता है, और हम ग्राफ से भी इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। प्रोपोर्शन का साइन हटा करके इन कांस्टेंट को लगाएंगे। ये कांस्टेंट होता है के बी, और इसको हम टी बी से इंडिकेट कर देते हैं क्योंकि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग है, बी इंडिकेट करेगा बॉइलिंग को। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है डेल्टा बी इज इक्वल टू के बी एम। हम चाहें तो एम को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला बनेगा इसका, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। यहाँ जो के बी है, के बी को कहा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम देखें एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसकी मोलिडिटी क्या है 1, देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी। तो इसका मतलब हम के बी के डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं के बी को, इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू डेल्टा टी बी ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दिस इज न्यूमेरिकल related to elevation in boiling point. A solution containing 8 gram of substance on 100 gram of diethyl ether boils at 36.86 degrees Celsius, whereas pure ether boils at 35.60 degrees Celsius. Determine molecular mass of solute. Kb for diethyl ether given है 2.02 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये के बी की यूनिट होगी। सबसे पहले जो गिवन है मैं उसको नोट कर लेता हूँ। डब्लू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 8 ग्राम, डब्लू ए मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। अब डेल्टा टी बी जो है, डेल्टा टी बी होगा 36.86 माइनस 35.60। इसमें से इसको अगर माइनस करें ये आएगा 1.26, ये डेल्टा टी बी हो गया। नाउ फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये इसका फॉर्मूला होता है। इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो जो बनेगा डेल्टा टी बी कितना है 1.26, के बी की वैल्यू गिवन है 2.02, डब्लू बी 8 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास हमको कैलकुलेट करना है, गिवन मास 100। ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो एम बी आएगा ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेटर से। तो
जो MB आएगा वो 128.25 ग्राम पर मोल, ये इसका आंसर होगा।